अस्सलाम वालेकुम। यूज़बिलिटी इंस्पेक्शन मेथड में जो हम मुख्तलिफ इंस्पेक्शन मेथड्स को स्टडी कर रहे थे उसमें से आज हम जिस मेथड को देखने जा रहे हैं उसका नाम गाइडलाइन स्कोरिंग है। गाइडलाइन स्कोरिंग भी गाइडलाइन चेकिंग की तरह एक मुख्तसर मेथड है और इसकी गाइडलाइन चेकिंग के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी है, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो आज का मेजर एम्फोसिस होगा वो एक्शन एनालिसिस के ऊपर होगा। गाइडलाइन स्कोरिंग जो है इसके बारे में कुछ मालूमात थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि एन एवेलुएटर scores an interface against a detailed list of specific guidelines and produces a total score representing the degree to which an interface follows the guidelines। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन हमें पता लगा कि ये भी इवेलुएशन जो है इवेलुएटर्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है रादर के टारगेट ऑडियंस के। और इसके अलावा इंटरफेस की इवेलुएशन की जाती है against the detailed list of specific guidelines and produces the total score representing the degree to which the interface follows the guideline। So यहाँ पे भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं बिल्कुल गाइडलाइन चेकिंग की तरह, और उसके अगेंस्ट जो है वो स्कोर दिया जाता है। मगर यहाँ पे जो स्कोरिंग मैकेनिज्म है और जो गाइडलाइंस है उनकी नेचर डिफरेंट है। दीज गाइडलाइंस आर रिलेटिवली मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन विद गाइडलाइन चेकिंग, और उसका जो स्कोरिंग मैकेनिज्म है वो भी रिलेटिवली डिफरेंट है। अभी हम इसके बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये गाइडलाइन चेकिंग से डिफरेंट है। द इंटरफेस इज स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कन्फर्मेंस अगेंस्ट द वेटेड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है, अगर एप्लीकेशन जो है वो उसकी कन्फर्मेंस है तो एप्लीकेशन उसको अकॉर्डिंगली स्कोर किया जाता है, अदरवाइज उसको ज़ीरो कर दिया जाता है या फिर रिलेटिवली लेस कर दिया जाता है। ये जो स्कोरिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। A total score is produced representing the degree to which an interface follows the guidelines। फिर उसकी जो स्कोर है उसको accumulate किया जाता है और देखा जाता है कि गाइडलाइन स्कोरिंग के लिहाज से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं, ये टोटल ऑलमोस्ट 100 के करीब या शायद 50 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 50 के करीब ये गाइडलाइंस हैं और इनके अगेंस्ट जो है आपने स्कोरिंग करनी है। और एक बात जहन में रखेंगे कि हर एक जो गाइडलाइन है यहाँ पे उसकी जो स्कोर है वो डिफरेंट है। उसकी जो वेटेज है वो डिफरेंट है, मैं ये कहना चाहूँगा। फॉर इंस्टेंस किसी गाइडलाइन की जो वेटेज है वो 3 है, किसी की 2 है, और कई गाइडलाइंस ऐसी भी हैं जिनकी जो वेटेज है वो 1 है। आपने उनको अकॉर्डिंगली आउट ऑफ दोज पॉइंट्स जो है वो स्कोर करना है और यहाँ पे आपने उसका स्कोर लिखना है। फॉर इंस्टेंस के डाउनलोड टाइम जो सा है वो आपकी एप्लीकेशन का जो पर्टिकुलर फीचर है या पर्टिकुलर फाइल जो डाउनलोडिंग के लिए क्लिक किया जाता है उसको, तो वो कितना टाइम लेती है। और उसके हवाले से लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ये है कि 50 KB जो सा है शुड बी डाउनलोडेड इन लेस देन 10 सेकेंड्स। और इस तरह से ये मज़ीद गाइडलाइंस और उनके अगेंस्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। और जब इन तमाम 46 गाइडलाइंस को स्कोर कर दिया जाता है तो आप उसको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे इन तमाम के अगेंस्ट जो है, जब इनको स्कोर कर दिया जाता है तो इसको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आउट ऑफ क्या स्कोर कर रही है गाइडलाइन स्कोरिंग के रिस्पेक्टिव आपकी एप्लीकेशन। और ये जो टोटल पॉइंट्स हैं ये 100 है। इसके प्रोस एंड कॉन्स जो से हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। They are pretty understandable, like it is cheap, intuitive and must select and weight the guidelines। बेसिकली आपको ये जो थर्ड है इसमें कि आपको डेफिनेटली जो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं 46 के करीब उनको फॉलो करना पड़ता है और उनके अगेंस्ट जो है वो वेटेड वैल्यू असाइन करनी पड़ती है और उसको एक्यूमुलेट करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है एक्शन एनालिसिस की, जो कि हमारा आज के लेक्चर का मेजर जिसके ऊपर टाइम हम देंगे और फोकस करेंगे, जो कि रिलेटिवली काफ़ी डिटेल्ड मैकेनिज्म है। इसको भी हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन एनालिसिस बेसिकली है क्या। एक्शन एनालिसिस
is basically a quantitative analysis of actions to predict the time a skilled user requires to complete tasks. It focuses on performance of skilled users. तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि इन कंपैरिजन विद द अर्लियर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन है उसकी एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन, जब भी हम किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं वाइल यूजिंग एन एप्लीकेशन, तो हम जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं हमने ये चेक करना है कि वहाँ पे हमें कितना टाइम लग सकता है, और टाइम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दी स्किल्ड यूज़र कितना लग सकता है। और बेसिकली ये जो एक्शन एनालिसिस है इट मेनली फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड यूज़र्स। तो बेसिकली जो स्किल्ड यूज़र्स हैं उनकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक्शन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। इट फोकसेस ऑन what the users do than on what they say they do। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो एम्फोसाइज है वो मेनली लिटरली ऑन ग्राउंड एक्शंस के ऊपर किया जाता है, रादर देन के लोग अपने एक्शंस के बारे में क्या कहते हैं या यूजर्स अपने एक्शंस के बारे में क्या कहते हैं। इसके बजाय एक्शंस लिटरली कैसे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है इस एक्शन एनालिसिस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर। और उसके बाद इसके टू फ्लेवर्स हैं एक्शन एनालिसिस के। नंबर वन जो सा है फॉर्मल, और या फिर उसको की स्ट्रोक लेवल बेस्ड एनालिसिस भी कहा जा सकता है, और दूसरा जो सा है वो इनफॉर्मल और बैक ऑफ द एनवेलप जो है भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो की स्ट्रोक लेवल मैकेनिज्म है जो कि फॉर्मल मैकेनिज्म भी है एक्शन एनालिसिस का, दैट इज मोर डिटेल्ड एंड मोर प्रिसाइजली इवेलुएट्स द यूजर इंटरफेस इन कंपैरिजन विद द इनफॉर्मल मैकेनिज्म, या फिर आप उसको बैक ऑफ द एनवेलप मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले की स्ट्रोक लेवल मैकेनिज्म के ऊपर जो है एम्फसाइज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस या मैकेनिज्म breaks down tasks hierarchically into subtasks until it reaches to the very detailed level। For example, a key press कि एक आप जो अपना गोल है उसको आप डिफरेंट टास्क में परफॉर्म डिवाइड करते हैं, और हर एक टास्क को आप एक बेसिक जो आपका एक्शन है उस लेवल तक आप उस पूरे गोल को डिवाइड करते हैं, और फिर हर एक जो एक माइन्यूट एक्शन है उसको इवेलुएट करते हैं, उसकी जो टाइम कंजम्पशन है उसको इवेलुएट करते हैं, और उसके जो तमाम माइन्यूट एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जितना भी टाइम कंज्यूम होगा उसको एक्यूमुलेट करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम होगा in order to perform particular goal on that particular application based on the keystroke level analysis। Keystroke level analysis use average values of action times to predict expected performance for particular task। तो बेसिकली यहाँ पे एक्शंस जो से हैं वो लिटरली परफॉर्म नहीं करवाए जा रहे होते, बल्कि आप सिर्फ अपनी यूआई के डिज़ाइन को, या फिर चाहे वो स्केचेस ही क्यों ना हो, राइट फ्रॉम द लो फिडेलिटी स्केचेस टिल दी प्रोटोटाइप, आप ये एक्शन ये जो की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस है परफॉर्म करवा सकते हैं। तो की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस परफॉर्म करवाते हुए आप जो सा है आपने खुद से एक्शंस को परफॉर्म नहीं करना, या आपने खुद से इसकी सिमुलेशन परफॉर्म नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ड ऑन जो पब्लिश्ड रिसर्च है उनके मुताबिक जो पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, आपने सिर्फ और सिर्फ माइन्यूटली डिवाइडेड या आप कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड जो एक्शंस हमने डिफाइन किए हैं उनके अगेंस्ट जो भी टाइम बनता है बेस्ड ऑन दीज पब्लिश्ड रिसर्च, आपने उनको वो टाइम असाइन करना है, और आपने उनका टाइम एक्यूमुलेट कर लेना है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना जो है वो टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। The analysts do not measure action times themselves but refer to the published tables, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट बुलेट में भी एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे ये टेबल मौजूद है एज अ सैम्पल, जहाँ पे एक्शंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: फिजिकल मूवमेंट्स, विजुअल परसेप्शंस और मेंटल एक्शंस। और इनके अंदर जो है वो सब टाइप्स हैं, और हर एक के अगेंस्ट जो है वो टाइम दिया गया हुआ है, जो कि इन दो रेफरेंसेस में मौजूद रिसर्च के
अगेंस्ट जो है कंक्लूड किया गया। फॉर इंस्टेंस एक की स्ट्रोक प्रेस करने के लिए आपको एवरेज टाइम 0.28 सेकेंड लगता है, और सो एंड सो फोर्थ। Execute a mental step, for instance, usually take this much time in seconds. कीस्ट्रोक लेवल एनालिसिस को मजीद डिटेल में समझते हुए हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट कीस्ट्रोक लेवल एनालिसिस इज डेवलप्ड फ्रॉम गूम्स मॉडलिंग। गूम्स मॉडलिंग बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है, गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन। तो बेसिकली आप इसको गूम्स मॉडलिंग भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन मॉडलिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके ऊपर बेस किया गया है। अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंटिन्यू करेंगे गूम्स मॉडलिंग को समझना, ताकि हम की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस परफॉर्म करवा सकें डिटेल में। तो बेसिकली ये जो गूम्स मॉडलिंग है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड, may often predict task duration with up to 20% of margin of error even before the interface is prototyped, but very tedious to carry out. तो बेसिकली आप अप टू 20% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर के साथ जो है वो की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस परफॉर्म करवा सकते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग दी गूम्स मॉडलिंग मैकेनिज्म। और अगर आप उनके मैं ये कहूँगा, अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे भी कि इनको अगर आप जो एक्शंस हैं उनको जितना ज़्यादा प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे, ये जो एरर रेट है उतना कम हो सकता है। और उसके बाद यूज टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ हाई यूज सिस्टम्स, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर वर्क स्टेशन या कोई भी इससे जो एसोसिएटेड ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हाई यूज़ ऑफ सिस्टम है, और जो परफॉर्मेंस है उसका एस्टिमेट करना इज़ वेरी क्रूशल। तो वहाँ पे की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करवाया जा सकता है। और ये की स्ट्रोक लेवल एनालिसिस एज पर लाइक गूम्स मॉडलिंग जो टेक्निक है, इसको परफॉर्म करवाना जो है इज़ वेरी प्रोडक्टिव। सो बेसिकली ये गूम्स मॉडलिंग को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। The time taken to perform a task is the sum of the time it takes to perform the elementary gestures that make up that task. So basically ये बिल्कुल वही बात कर रहा है कि अगर आपने एक टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके, एक्सट्रीमली स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके, हर एक को उसके अगेंस्ट जो स्पेसिफाइड टाइम है वो आप उसको असाइन करेंगे, और टाइम असाइन करने के बाद आप उसको जब एक्यूमुलेट करेंगे तो उससे आप इसका उस गोल को अचीव करने का टोटल टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके बेसिकली ये 3 या 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो स्टेप है वही है कि आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे आपने कौन सा टास्क जो है परफॉर्म करना है। देन द मोस्ट क्रूशल पार्ट, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स जेस्चर्स, एक्सट्रीमली स्मॉल जेस्चर्स। और फिर उसके बाद यू नीड टू अप्लाई मेंटल ऑपरेटर्स एज वेल, और एंड पे आपने एड अप दी नंबर्स। तो बेसिकली हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यू नीड टू डिफाइन अ टास्क कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स जेस्चर्स। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जेस्चर्स क्या हैं जी। नंबर 1 जो जेस्चर है वो है कीइंग का। अगर आपने किसी की को प्रेस करना है तो एवरेज टाइम जो सा उसके ऊपर लगता है वो 0.2 सेकेंड्स है। और एक और जो एक आपका स्मॉल जेस्चर हो सकता है वो हो सकता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। इट कुड बी एनी बटन और एनी ड्रॉप डाउन और एनी चेक बॉक्स और रेडियो बटन। तो उसके ऊपर जो एवरेज टाइम है वो लग सकता है 1.1 सेकेंड का। और इसके बाद जो स्मॉल जेस्चर परफॉर्म करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो है होमिंग की। फॉर इंस्टेंस अगर आपने माउस टू कीबोर्ड या कीबोर्ड टू माउस शिफ्ट करना है तो उसके ऊपर आपका 0.4 सेकेंड ऑन एवरेज लग सकता है। और लास्ट में आपको जब भी कोई आपने स्मॉल जेस्चर परफॉर्म करवाना है, मेंटली जो प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए आपको ऑन एवरेज 1.35 सेकेंड्स लगते हैं। बाज़ दफ़ा कम भी लग सकते हैं और बाज़ दफ़ा रिलेटिवली ज़्यादा भी लग सकते हैं। दिस इज़ द एवरेज टाइम एज पर द साइटेड रिसर्च। और यस, उसके बाद जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है सिस्टम का वो भी ऐड ऑन होता है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे एक्शन से नहीं है। बट यस, आप जब एक्शन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम को भी ऐड करते हैं।
अब ये जो थर्ड स्टेप था हमारा, मैं वापस जाना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, डिफाइन द टास्क एंड ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स जेस्चर्स। ये दो चीज़ों को हमने देख लिया कि सबसे पहले यू नीड टू डिफाइन द टास्क, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है, और फिर उसको आपने यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू एक्सट्रीमली माइन्यूट जेस्चर्स। और मैंने जेस्चर्स की टाइप्स भी आपको दिखा दी, 4 से 5 जो जेस्चर की टाइप्स हैं। और फिर उसके बाद यू नीड टू अप्लाई मेंटल ऑपरेटर्स, और उसके बाद एड अप द नंबर्स। अब अप्लाई दी मेंटल ऑपरेटर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किया जाता है, और फिर एड अप द नंबर्स हम इसके फोर्थ स्टेप को भी देख ऑलरेडी जी। उसके बाद इसने जैसे ये कहा कि आपका ये जेस्चर है, आपने इस जेस्चर को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया, और हर एक चंक को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू प्रिपेयर मेंटली, जिसके बारे में इसने यहाँ पे कहा था। इसने इसको मेंटली प्रिपेयरिंग का नाम दिया था और इसको एम से डिनोट किया था। तो बेसिकली आपने हर एक चंक को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आप उसका जो टाइम एक है उसको ऐड करेंगे, और प्लस उस चंक को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम आपका लगेगा उसको ऐड करते हुए आप एक्यूमुलेट करेंगे कि एक जेस्चर को परफॉर्म करवाने के लिए टोटल आपको कितना टाइम लगा। और लास्ट में है कि यू नीड टू ऐड ऑल दी numbers which are actually the time of every small tiny chunk of gesture. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो फर्स्ट यू नीड टू, फॉर इंस्टेंस राइट नाउ यू आर ऑन योर कीबोर्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यू विल परफॉर्म दी होमिंग इफेक्ट, यू विल परफॉर्म दी होमिंग जेस्चर, जिसके थ्रू आप जो है वो कीबोर्ड से माउस पे शिफ्ट होंगे, एंड देन यू विल बी performing the mentally preparing for the task, and then you will be pointing towards the button, and then you will be clicking या फिर keying ऑपरेटर जो है आप परफॉर्म करवाएंगे। तो आप इन ये बेसिकली आपका सेट ऑफ एक्शन होगा इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। और आप उसके जब टाइम को ऐड करते हैं तो यू विल टेक 3.05 सेकेंड्स ऑन एवरेज, डिपेंडिंग कि आपकी सोर्स क्या है जहाँ से आप एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी डेस्टिनेशन क्या है वो भी इसके अंदर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट फैक्टर ये टाइम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, बट सिंस ये मैकेनिज्म आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर 20% जो है वो एरर के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस फेसबुक, याहू, और ये जो तीसरा मैकेनिज्म है इसके अंदर डिफरेंट वे है, मगर हम गोल जो है सेम अचीव करना चाह रहे हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना चाह रहे हैं। बट इसका जो यूआई है उसके अंदर हमारे जेस्चर्स जो से हैं वो डिफरेंट परफॉर्म होंगे, और उसके अगेंस्ट हमारा डिफरेंट टाइम लगेगा। तो हम एज पर दी एक्शन एनालिसिस मैकेनिज्म हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 यूआई में से किस यूआई के ऊपर हमारा टाइम सबसे कम कंज्यूम होगा। लेट्स सी। नंबर 1, हमारे पास ये फेसबुक की यूआई है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करने का ये मैकेनिज्म है। तो फॉर इंस्टेंस हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इमेज के अंदर इसने बेसिकली मंथ सिलेक्शन के हवाले से ये एक्शन परफॉर्म करके दिखाया है, और इसके बाद यहाँ पे इसने डे सिलेक्शन के लिए ये एक्शन परफॉर्म करके दिखाया, और फिर उसके बाद एंड पे इसने ईयर सिलेक्शन के लिए ये एक्शन परफॉर्म करके दिखाया। हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस इसने कहा कि अगर आपने मंथ सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द मंथ एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट जुलाई। अब ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि आपको ये कर्सर मूव करने के लिए पहले मंथ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं करती। मगर यहाँ पे ये इस सिनेरियो को ले रहा है कि सबसे पहले यू नीड टू सेलेक्ट अ मंथ एंड देन यू नीड टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये उस परस्पेक्टिव से बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप उसका टाइम जो है वो एड ऑन करेंगे, और उसके बाद यू नीड टू परफॉर्म दी पॉइंटिंग एक्शन, और उसके बाद यू नीड टू पॉइंटिंग टूवर्ड्स जुलाई, यानी कि मंथ आप कह सकते हैं, एंड देन यू नीड टू परफॉर्म दी कीइंग इफेक्ट। और फिर जब आपने एक दफ़ा मंथ को सिलेक्ट कर लिया, या नाउ यू नीड टू पर्टिकुलरली select the specific month you want to actually select that which is your month of the birth. तो उसके बाद you need to be mentally prepared, and then you point towards these arrows, and then you
परफॉर्म दी कीइंग इफेक्ट, कि आप इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब एक बात जो है वो अगर हम बड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करेंगे, फॉर इंस्टेंस यू नीड टू सेलेक्ट दिसंबर, तो दिसंबर क्लिक करने के लिए आपको हो सकता है कि 6 टाइम्स जो है वो ये कीइंग इफेक्ट परफॉर्म करना पड़े। तो बेसिकली उतने कीइंग इफेक्ट यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, एम पी के बाद उतने केज जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू बी देन वेरी स्पेसिफिक बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जर्नल जो एक फ्लो है वो ये है कि आपको फेसबुक के इंटरफेस में मंथ को सिलेक्ट करने के लिए एम पी के और एम पी के जो है वो एक्शन जेस्चर परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसका टाइम एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको मंथ सिलेक्शन का टाइम निकल आएगा। और उसके बाद बारी आती है डे सिलेक्शन के हवाले से, और उस हवाले से भी अगेन उसने कहा कि आप क्लिक करेंगे पहले डे को और फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डे को। अब उस हवाले से भी अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि, और अगेन एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये इस सिनेरियो को इस तरह से ले रहा है कि यहाँ पे आपके पास टाइप की ऑप्शन नहीं है, आप जो है ये एरोस के थ्रू ही इनको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो इस हवाले से इसने यहाँ पे भी पहले की तरह मंथ की तरह कहा कि सबसे पहले यू नीड टू सेलेक्ट द डे, तो उसके लिए आप पहले यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, देन यू विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मंथ एंड देन यू विल परफॉर्म द कीइंग इफेक्ट इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द डे। उसके बाद आप यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड करने के लिए यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड देन यू विल परफॉर्मिंग द पॉइंटिंग टूवर्ड्स दीज एरोज एंड देन यू विल परफॉर्म द कीइंग इफेक्ट। और अगेन मैं कहूँगा कि आपकी स्पेसिफिक डे ऑफ मंथ के लिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने कीइंग इफेक्ट एड ऑन होंगे, बट अगेन मैं कहूँगा कि देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। और एट द एंड उसने यहाँ पे जो है ईयर सिलेक्शन के लिए कहा कि यहाँ पे आपको ये सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, जेस्चर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यू नीड टू क्लिक ऑन द ईयर, देन यू नीड टू स्क्रॉल डाउन टूवर्ड्स योर स्पेसिफिक ईयर, देन यू नीड टू वेट फॉर द एक्शन के वो सिलेक्ट होके वापस आज सेलेक्ट लाइक आपको उसका रिस्पॉन्स मिल सके। और उसके बाद यू नीड टू you once you'll done selecting and then you will put your mouse off from this list, तो वो उसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ से माउस को हटाएंगे तो वो वापस आपको इस तरह से यूआई के ऊपर ले आएगा, और यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ईयर जो है मेंशन हो रहा हो। तो उस वाले से उसने कहा कि फर्स्ट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, देन यू नीड टू पॉइंट टूवर्ड्स द ईयर एंड देन यू नीड टू क्लिक, और यू कैन से कीइंग इफेक्ट आपको परफॉर्म करवाना है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द ईयर मेन्यू आई वुड से। उसके बाद यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर एंड देन यू नीड टू पॉइंट योर स्पेसिफिक ईयर आउट, और उसके बाद यू नीड टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद यहाँ पे यू जब आपने व्हेन यू वांट टू ब्रिंग योर माउस ऑफ द दिस लिस्ट, तो उसके लिए भी आपको यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर एंड देन यू नीड टू परफॉर्म द पॉइंटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली आप इन सब का भी टाइम ऐड करेंगे और यू विल एंड अप द ईयर सिलेक्शन टाइम जितना भी आपको लगेगा। और जब आप इन तमाम एक्शंस के जो जेस्चर्स हैं इनके टाइम को ऐड ऑन कर लेंगे तो वो आपका जो है वो टोटल टाइम यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो याहू का डेट ऑफ बर्थ वाला है मैकेनिज्म, इसके हवाले से इसने यहाँ पे कहा कि सिंस यहाँ पे आप यू हैव एन ऑप्शन टू टाइप योर डे ऑफ बर्थ, तो उसके लिए उसने ये कहा कि जनाब आपने सबसे पहले यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर एंड देन यू नीड टू बी पॉइंट डू द पॉइंटिंग इफेक्ट एंड देन यू नीड टू परफॉर्म द कीइंग इफेक्ट, जिससे आप इस पर क्लिक करके डे को सिलेक्ट कर सकें। और देन यू नीड टू बी परफॉर्मिंग दी होमिंग यू विल बी परफॉर्मिंग दी होमिंग इफेक्ट, कि आप माउस से शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स कीबोर्ड। और उसके बाद यू नीड टू बी you need to be mentally prepared again and then you'll perform the keying effect twice. For like 11 you need to perform a key operation keying of effect twice, तो उसका भी टाइम ऐड हो जाएगा। और उसके बाद सिंस यू आर ऑन द कीबोर्ड और अब आपने जुलाई को सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप होमिंग इफेक्ट आप होमिंग जेस्चर परफॉर्म करेंगे और उसके इफेक्ट टाइम जो सा है वो आप ऐड करेंगे माउस पे आने के लिए। और फिर उसके बाद आप यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और फिर आप उसके बाद पॉइंटिंग इफेक्ट परफॉर्म करेंगे बिल्कुल फेसबुक की तरह जो हमने जैसे किया था। और फिर उसके बाद कीइंग इफेक्ट परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ मंथ। और उसके बाद आप जो है वो you need to be mentally prepared and then you'll be pointing towards these arrows
और उसके बाद आप कीइंग इफेक्ट परफॉर्म करके यहाँ पे स्पेसिफिक मंथ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एंड अगेन मैंने कहा कि जैसे अगर आप किसी स्पेसिफिक मंथ को सिलेक्ट करना है तो उतना कीइंग इफेक्ट यहाँ पे मजीद ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये ईयर के हवाले से कह रहा है, अगेन यू कैन टाइप ईयर हेयर। तो यहाँ पे आपने यू नीड टू बी, सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन द की सॉरी माउस, आप पहले मेंटली प्रिपेयर होंगे, देन यू विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस ईयर टेक्स्ट फील्ड एंड देन यू विल परफॉर्म कीइंग इफेक्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यू विल बी होमिंग, यू विल बी शिफ्टिंग यानी कि टुवर्ड्स द कीबोर्ड, और फिर आप यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होंगे। उसके बाद आप 4 दफ़ा कीइंग इफेक्ट परफॉर्म करेंगे फॉर 1, 9, 8 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, और आप इसको टाइम को ऐड करें तो ये 15.7 सेकेंड्स बनता है। और उसके बाद एंड पे इसने बताया है कि यहाँ पे जब आपने इसको, इस जो यूआई है इसके मुताबिक जब आपने इसको परफॉर्म करना है तो यू नीड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली प्रिपेयर, देन यू नीड टू पॉइंट टूवर्ड्स दी दिस डेस्टिनेशन एंड देन यू नीड टू परफॉर्म कीइंग इफेक्ट, ताकि यहाँ पे आपका जो कर्सर है आ जाए, आप सेलेक्ट हो जाए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वाला मेन्यू का स्टार्ट। और उसके बाद यू नीड टू परफॉर्म दी होमिंग इफेक्ट, और उसके बाद आप जो है मेंटली प्रिपेयर होंगे, और उसके बाद आप ट्वाइस कीइंग इफेक्ट परफॉर्म करेंगे फॉर द डे, एंड देन यू विल बी मेंटली, यू prepare yourself mentally, and then you'll be performing keying effect twice for the month, और फिर उसके बाद अगेन आप mentally prepare होने के बाद keying effect जो है वो 4 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। तो उसका जो accumulated टाइम है वो ये 8.7 सेकंड बन रहा है। तो हमने जब एक्शन एनालिसिस परफॉर्म किया तो उसके अगेंस्ट हमें जो टाइम मिला वो 8.7 सेकंड्स था। यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि इवन दो यहाँ पे इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको, सिंस यहाँ पे इसने फॉर्मेट भी बता दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसने जो है वो क्लियर कर दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक सॉर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह का आपको जो टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रिटी इंटुइटिव कि आप यहाँ पे आपने अपनी डे, मंथ और ईयर जो है वो किस तरह से एंटर करना है, और उसके बाद कौन सा है उसका जो सिलेक्टेड टाइम, सॉरी जो इसका जो एक्यूमुलेटेड टाइम आ रहा है वो सबसे कम है, मगर स्टिल इन कंपैरिजन विद दिस मैकेनिज्म यहाँ पे जो टाइप करते हुए एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो एक जो आप कह सकते हैं एरोनियस डाटा एंटर करने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन विद दिस। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा यहाँ पे मंथ के अंदर 13 डेलिबरेटली एंटर करता है, तो आप जब इसको एंटर करके सबमिट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू आस्क यू अगेन। अगर गलती से फॉर इंस्टेंस अगर जानते बूझते हुए या गलती से 13 एंटर हो जाता है तो फिर वो एक, जब आप सबमिट करेंगे तो एरर आएगा, दोबारा से आपको सारा का सारा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, या एटलीस्ट आपको ये पर्टिकुलर एक्शन जो है दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इस तरह की आपको जो है वो किसी किस्म की ऑप्शन नहीं दी जाती कि आप किसी भी किस्म का एरर आ सके। तो बेसिकली ये ट्रेड ऑफ है। येस, एज पर द एक्शन एनालिसिस ये जो यूआई है इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट आई वुड से, लेकिन यहाँ इसके अंदर जो है वो एरर के चांसेस मिनिमल हैं। तो बेसिकली ये ट्रेड ऑफ है। उसके बाद बारी आती है बैक ऑफ द एनवेलप एक्शन एनालिसिस की, और ये जो है मैकेनिज़्म ये प्रीवियसली की स्ट्रोक मैकेनिज़्म की तरह जो है वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइनी जेस्चर्स के ऊपर नहीं जाता। फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी फाइल को सेव करना है तो आप बैक ऑफ द एनवेलप एनालिसिस को परफॉर्म, एक्शन एनालिसिस को परफॉर्म करते हुए आप उस टास्क को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि आप कहेंगे कि जी आप सबसे पहले जो है सेलेक्ट करेंगे सेव फ्रॉम दी फाइल मेन्यू। आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा आपका एक्शन होगा वो होगा एडिट द फाइल नेम। आप उस फाइल के नेम को एडिट करेंगे इन केस यू नीड, और उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू सेव अ फाइल आप ये 3 एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, और वो ये कहता है कि बैक ऑफ द एनवेलप एनालिसिस एक्शन एनालिसिस मैकेनिज्म ये कहता है कि आप हर एक जो इस तरह के जो जेस्चर्स हैं उनको 2 से 3 सेकंड ऑन एवरेज देंगे, और उसको एक्यूमुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि एज पर बैक ऑफ द एनवेलप एक्शन एनालिसिस मैकेनिज्म आपको एक फ़ाइल को सेव करने में कितना टाइम लगेगा। और ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको इस बारे में इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे आपको योर टाइम कैन बी रिलेटिवली डिफरेंट देन दिस स्पेसिफाइड मैकेनिज्म, तो आप एक एक्शन को खुद से परफॉर्म करवा के और देख सकते हैं कि
ऑन एवरेज आपको उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, आप उसको वीडियो टेपिंग कर लें, देन यू विल बी मोर क्लियर। इसका बेनिफिट ये है कि इट अलाउज अ क्विक एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ इंटरफेस फॉर पर्टिकुलर टास्क। और आप जो ये जो एक्शन एनालिसिस मैकेनिज्म है बैक ऑफ द एनवेलप, इसको आप जो है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप स्केचेस के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं which are pretty self-explanatory, you can see। और अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आता है तो we can discuss them in QA session। और यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस गिवन हैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप इसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं बिसाइड्स योर टेक्स्ट बुक। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म का इशू है गाइडलाइन स्कोरिंग के हवाले से या फिर एक्शन एनालिसिस के अंदर जो हमने की स्ट्रोक एनालिसिस मैकेनिज्म देखा था, हमें इस लिहाज से किसी भी अगर किस्म का इशू हो तो वी कैन डिस्कस दैम इन क्यूए सेशन। कोई भी अगर कन्फ्यूजन मज़ीद बाकी रह गई है तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।